Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आप लोगों को कराए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल कंप्लीट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आप लोगों से पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए जो NCERT की बुक है आपकी, जो हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ठीक है, ज्योग्राफी की, जो ये बुक्स हैं इनमें देखिए चेंजेस देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करें देखिए 7th और 8th क्लास की, तो यहाँ पर तो चैप्टर्स कम किए गए हैं। यहाँ पर 1 से 2 चैप्टर्स जो हैं वो हर एक क्लास में कम किए गए हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं 6th क्लास की बात करूँ तो 6th क्लास आप लोगों की मर्ज कर दी गई है। उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और पॉलिटी भी आप लोगों की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी दिया गया है तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो है पृथ्वी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी। अब देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी की स्थिति में इन्होंने सब चीज़ें दे दी हैं, जो भी आपके मानचित्र हों, ग्लोब हों, ठीक है, मानचित्र हो, ग्लोब हो, अक्षांश हो, ये सब चीज़ें इन्होंने क्या किया है, पृथ्वी की स्थिति के अंदर दे दिया है। सौरमंडल हो, ठीक है। तो क्या चीज़ें की गई कि 2 से 3 चैप्टर्स को एक ही क्लास में मर्ज कर दिया गया है। थोड़े से चेंजेस आए कि कंटेंट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोई भी चैप्टर आपका, जैसे आप सोचोगे कि ओल्ड पैटर्न पे जो चीज़ें हैं, ओल्ड पैटर्न वाली चीज़ें हमें न्यू पढ़नी है, ओल्ड पैटर्न पे अब नहीं करेंगे, तो देखिए आप लोगों को ओल्ड पैटर्न पर ही चलना है, क्योंकि जो सीटेट दिसंबर 2024 का सिलेबस आया है उसमें ओल्ड पैटर्न पर ही चीज़ें दी गई हैं। और देखिए ओल्ड और न्यू में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, या तो 1-2 चैप्टर रिमूव किए गए हैं। इसके अलावा जो 6th क्लास में चेंज आया उसमें 2 से 3 चैप्टर जो है वो एक क्लास के अंदर ही मर्ज कर दिए गए हैं। फिर भी देखिए जो न्यू पैटर्न होगा, न्यू पैटर्न में आपका मैं साथ साथ स्टार्ट कर दूंगी, कल या परसों से क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी न्यू पैटर्न पे आधारित भी। इसके अलावा ओल्ड पैटर्न को भी आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी, देखिए NCERT की जो भी चेंजेस हुए हैं, NCERT की बुक में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो चैप्टर रिमूव हुए हैं, 6th क्लास में क्या क्या चीज़ें मर्ज हुई हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल्ड में कराई हैं क्लास में। इस क्लास को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए सूची 1 में दिए गए हैं घास स्थल और सूची 2 में दिए गए हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए कंपोज की, पैम्पास है, डॉन है और लानोस है। ये क्या है, घास स्थल है और ये कहाँ पर हैं, तो देखिए जो कंपोज है वो कहाँ पर है, तो वो है ब्राज़ील में। कहाँ पर है, ब्राज़ील में। इसके अलावा देखिए जो पैम्पास है अर्जेंटीना में, डॉन है ऑस्ट्रेलिया में और लानोस है वेनेजुएला में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी की बुक का ये है, देखिए यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं, तो देखिए पूर्वी अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सवाना है, ब्राज़ील की कंपोज है, वेनेजुएला लानोस है, अर्जेंटीना का है पैम्पास, उत्तरी अमेरिका है प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका का है बेल्ट, मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का है डॉन। देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर देखिए मैचिंग आप लोगों को दे दिया गया है। जो सीटेट है, सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है या तो मैचिंग SST में, ठीक है, या तो मैचिंग होते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है अभिकथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, अभिकथन वाले क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये सीटेट की फेवरेट है, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैचिंग आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, अपने मैचिंग के लिए स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसे जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इसे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है, इसे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है, इससे किसानों को खेती में चलना आसान होता है, इसे खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। देखिए जब हम बात करें मृदा अपरदन की तो उसमें मल्च बनाना, देखिए मल्च बनाना एक विधि है जो यूज़ की जाती है। मल्च बनाने में पौधों के बीच जो अनावृत भूमि होती है उसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल जो है उन प्रवालों से ढक दी जाती है। क्यों, क्योंकि इससे जो मृदा की आर्द्रता है, जो मृदा की आर्द्रता है वो क्या होती है, उसको रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। देख लेते हैं
देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिले हैं कि जो मृदा अपरदन, देखिए जो मृदा की निम्नीकरण है, फिर संरक्षण के जो उपाय हैं, कौन कौन सी विधि हैं जो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। लास्ट जुलाई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। मल्च बनाना फर्स्ट होती है, मल्च बनाना। देखिए मल्च बनाने में क्या चीज़ होती है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए जो दूसरी विधि यहाँ पर यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं वेदिका फॉर्म। क्या होती है, वेदिका फॉर्म। देखिए वेदिका फॉर्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, देखिए समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये होती है समुच्चय रेखाओं वाली और ये होते हैं वेदिका फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रक्षक मेखलाएं। क्या है, रक्षक मेखलाएं, वो आपको इस तरीके की दिखाई देंगी। तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जो वृक्ष हैं वो कतारों में लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। तो देखिए जेम्स मिल के द्वारा जो भारत का विभाजन है वो 3 भागों में उन्होंने बांटा। कौन कौन से भाग थे, तो वो थे देखिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखिए बुक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, किसके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए कथन ए यहाँ पर दिया गया है, औद्योगिकरण अक्सर नगरों और शहरों के बीच शहरों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। देखिए जो औद्योगिकरण होता है, जो औद्योगिकरण है वो क्या करता है, औद्योगिकरण अक्सर नगरों और शहरों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर है, उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए ए आपका तब सही होता जब ए का सही स्पष्टीकरण आर होता, लेकिन यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। देखिए औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट आप लोगों को मिल गया। इसके अलावा कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। देखिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए सब चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से ही पूछी गई हैं, इसलिए आप लोगों को थ्योरी को अच्छे से डीप में जा करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए इस टॉपिक पर भी हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है, तो देख लेते हैं। देखिए ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ अल्प सूक्ष्म मौसम होता है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र होते हैं ये गर्म होते हैं और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है पूरे वर्ष। लेकिन जो यहाँ पर सी पॉइंट और डी पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पर अल्प सूक्ष्म मौसम होता है, ये भी गलत है। और यहाँ पर जो ये
थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे, सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अगर हम देखेंगे, इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिल गया। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। देखिए सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता, देखिए यहाँ का जो मौसम है वो कभी भी शुष्क नहीं होता और वहाँ पे दिया गया है कि शुष्क मौसम होता है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया वहाँ पर गलत हो गया। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, देखिए पूरी तरह यहाँ पर पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, तो वो पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही आपके क्या हैं सही हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, और जो इसके जो फेवरेट वृक्ष जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, रोजवुड, आवनोस, महोगनी। ठीक है, ये वृक्ष हैं जो आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरीके के होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर वर्षा भी डीपली नहीं जा पाती है इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यह कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यनु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए श्री अरविंदो के द्वारा बोला गया है, श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को चैप्टर कराऊंगी महिला समाज सुधार, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो श्री नारायण गुरु से रिलेटेड हो, स्वामी दयानंद सरस्वती से हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 2 से 4 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा ये चीज़ कही गई है। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए समानता और न्याय की मांग 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब इस आंदोलन के थ्रू ही देखिए यहाँ पर जो श्री नारायण गुरु हैं, ये देखिए ये श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने क्या किया, तो देखिए इनका महत्वपूर्ण कथन ये था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यनु, मानव की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर होता है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। ठीक है, उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। ठीक है, तो इन्होंने जो जाति के ऊपर जो भेदभाव किया जाता था, इसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायत के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से जो आपका राइट है, इंडिविजुअल राइट है, किसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी शिकायत है उस पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए मौलिक अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा, नागरिक अधिकार होगा, या फिर फोर्थ आपका राजनीतिक अधिकार होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जो आपके होते हैं वो आपको ये अधिकार देते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। कारण आर है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो भूकंप की तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम भूकंप की बात करें यहाँ पर, देखिए ये चीज़ें लिखी गई हैं।
स्थलीय मंडल प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम जो स्थान होते हैं उनको कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को मिल गया। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। देखिए, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, देखिए भूकंप की तरंगे यहाँ पर अधिकेंद्र, देखिए उद्गम केंद्र अगर हम देखें वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, उद्गम केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है। देखिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र है वो मॉस्को और व्लादिवोस्टक को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक को जोड़ता है, या फिर मॉस्को सोवियतस्काय को जोड़ता है, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग और सोवियतस्काय को जोड़ता है। तो देखिए, जो साइबेरियन रेलवे तंत्र है वो कौन कौन से स्थान है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, प्राचीनतम गांव की अगर हम बात करें तो इसके प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हल्लूर से मिलते हैं, चिरांद से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, या फिर वुड्स होम से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। देखिए, जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई जा रही है विद एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं आप लोगों को चीज़ें लेकर के आ रही हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।